आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 1 अगस्त 2026 की शाम और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। कई बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, लिहाजा आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले छोटी सी हेडलाइंस। हमला करने गए ईरानी एयरफोर्स के 3 पायलट हुए लापता। पहली बार हुआ खुलासा, अमेरिका पर फाइटर जेट से भी ईरान कर रहा है बमबारी। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 35 मिसाइलों और 185 ड्रोन्स के अटैक से कई लोगों की मौत। रूस के ड्रोन हमले का खौफनाक वीडियो आया सामने, मौत की उड़ती मशीन बन रहे सस्ते ड्रोन्स। यूक्रेन ने भी कर डाला बड़ा हमला, रूस के हैवी साइज कार्गो जहाज को डुबो डाला। हमास के हथियार डालने की हामी के बावजूद नहीं रुके हमले, गजा पर इसराइल ने शहर में फिर से बरसा दी आग। और इसराइल ने लेबनान और सीरिया दोनों मोर्चों पर तेज किए हमले। क्या किसी खतरनाक प्लान पर काम कर रही है ज़ायनी हुकूमत और आईडीएफ? ये थी कुछ हेडलाइंस। मिडिल ईस्ट के अलावा रूस और यूक्रेन की वॉर की भी खबरें होंगी। बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप उन्हें भी शामिल करें, तो आज हमने उन्हें भी इस मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो में लिया है। पहली खबर, अमरीकी अड्डों पर बम बरसाने गए ईरान के 3 Su-24 फाइटर जेट्स के पायलट लापता हो गए हैं। दोस्तों, ईरान ने पहली बार खुलकर मान लिया है इस तरीके से कि उसकी एयरफोर्स और उसके फाइटर जेट्स भी अमेरिका के खिलाफ इस जंग में जोरदार तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। यानी अमरीकी मिलिट्री अड्डों पर सिर्फ ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स ही नहीं बरस रहे, बल्कि ईरान के रूस में बने सुखोई 24 फाइटर बॉम्बर्स भी लगातार बमबारी कर रहे हैं। इसी बमबारी के दौरान ईरानी एयरफोर्स के 3 Su-24 पायलट लापता हो गए और ये खबर अब कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि इसकी जानकारी खुद ईरानी आर्मी ने दी है और ईरानी मीडिया ने खबरें छापी हैं। फिलहाल उन तीनों पायलट्स का कोई अता पता नहीं चल सका। 1 अगस्त की शाम ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी, प्रेस टीवी और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने जो बताया वो हिलाकर रख देने वाला है। इस खबर को आखिर तक ध्यान से सुनिएगा। मेहर न्यूज़ के मुताबिक कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री एयरबेस अल उदीद पर हमले के बाद ईरानी एयरफोर्स के सुखोई 24 जेट उड़ाने वाले 3 पायलट अब भी लापता हैं। कितने फाइटर जेट लापता हैं ये नहीं बताया। यानी मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के फाइटर जेट्स बमबारी कर रहे थे। ईरानी आर्मी के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रिमिनिया ने 1 अगस्त 2026 की दोपहर ये कहा कि ईरान लगातार कतर से अपने इन तीनों पायलटों के बारे में मालूमात मांग रहा है, इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि वो कहाँ हैं, जिंदा हैं, नहीं हैं। लेकिन अब तक कतर का कहना है कि उसे ना पायलट्स के बारे में कोई जानकारी है, ना फाइटर जेट्स के। उन्होंने कतर की हुकूमत और उसकी फौज से कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इन तीनों लापता पायलटों का सुराग लगाने में संजीदगी से ईरान की मदद करें। दोस्तों, ईरान इससे पहले ये भी कंफर्म कर चुका है कि अल उदीद एयरबेस पर इसी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले Su-24 के पायलट ब्रिगेडियर जनरल माजिद काज़मी की मौत हो चुकी है, जिसकी तस्दीक DNA टेस्ट के बाद हुई थी। लेकिन अब भी 3 दूसरे Su-24 पायलटों की तकदीर एक राज बनी हुई है और ईरान का कहना है कि उन्हें ट्रेस करने और उनकी तलाश की कोशिशें लगातार जारी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तीनों पायलट अमरीकी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स का शिकार हो गए? क्या उनका सुखोई फाइटर जेट मार गिराया गया, या फिर वो कहीं इमरजेंसी लैंडिंग के बाद किसी ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां से अब तक उनकी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी, या फिर अमरीकी फौज ने उन्हें पकड़ लिया है और उनसे कोई राज उगलवाने की कोशिशों में लगी है? इन तमाम सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, ईरान अब सिर्फ मिसाइलों और शाही ड्रोन्स के भरोसे नहीं लड़ रहा, बल्कि उसकी एयरफोर्स भी सीधे अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री अड्डों पर बमबारी कर रही है। आज तक ईरान ने ऑफिशियली ये नहीं कहा था कि पायलट्स लापता हैं। लापता हुए हैं तो ये बात सामने आई है खुलकर कंफर्म होकर कि जी, ईरान के फाइटर जेट्स भी उड़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक बार फिर धमाके गूंजे हैं और ऐसा लग रहा है कि समंदर में जंग की आग फिर भड़क उठी है। 2 तेल ढोने वाले जहाज़ों के करीब, ऑयल टैंकर्स के करीब जोरदार धमाके हुए हैं और इस पूरे इलाके में एक बार फिर दहशत फैल गई है। 1 अगस्त की दोपहर ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO एजेंसी ने ये बताया कि ओमान के खसाब बंदरगाह से करीब
21 समंदरी मील दूर 2 जहाज़ों के करीब धमाकों की रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक एक ऑयल टैंकर के कैप्टन ने जहाज़ के बिल्कुल करीब समंदर में बड़ा धमाका और पानी का ऊंचा गोला उठते देखा, जिसके बाद फौरन अलर्ट जारी कर दिया गया। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाका मिसाइल की वजह से हुआ, ड्रोन की वजह से हुआ या किसी दूसरे हमले की वजह से हुआ, लेकिन पूरे इलाके में सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। याद रखिएगा, जब भी ईरान पर दोबारा अटैक शुरू होते हैं, उनकी वजह समंदर में जहाज़ों के करीब या जहाज़ों पर हुआ कोई धमाका ही बनता है। बढ़ते हैं आगे। ईरान के मगरबी हिस्से में बसे करमानशाह सूबे में जोरदार धमाके की खबर है और इस धमाके ने एक बार फिर पूरे रीजन की टेंशन बढ़ा दी है। 1 अगस्त की शाम सोशल मीडिया पर सबसे पहले यह खबर इमर्ज हुई और इस खबर के मुताबिक ईरान के करमानशाह सूबे के शाहबाद इलाके में जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। दोस्तों, ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब कुछ ही घंटे पहले कुवैत ने दावा किया था 1 अगस्त को ही कि उसने ईरान की तरफ से आने वाले कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया है, यानी ईरान ने आज कुवैत पर हमला किया। हालांकि अब तक किसी भी ऑफिशियल एजेंसी ने यह कंफर्म नहीं किया है कि करमानशाह का ये धमाका कुवैत वाले वाक़ये से जुड़ा है या नहीं। ईरानी हुकूमत की तरफ से अभी तक इस धमाके की वजह पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। ये एक अपडेट है जो आपको देना लाजिम थी। बढ़ते हैं आगे। 1 अगस्त की सहर में रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला किया और इस हमले में 35 मिसाइलें और 185 से ज़्यादा ड्रोन्स दागे गए। इन हमलों में कम से कम 9 यूक्रेनियों की मौत हुई है, जबकि दर्जन दूसरे जख्मी बताए जा रहे हैं। सामने आई तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि रूस ने अपने ताज़ा हमले में यूक्रेन के अंदर कितनी बड़ी तबाही मचाई है। कहीं सिर्फ मलबा पड़ा दिखाई दे रहा है, कहीं रेस्क्यू टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं और कई गाड़ियां दिखाई देती हैं कि वो शोलों सी भड़क रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के इस हमले में कीव यानी दारुल हुकूमत यूक्रेन की कीव सबसे बड़ा निशाना थी। इसी दौरान कीव में मौजूद लिथुआनिया की एम्बेसी कंपाउंड के बिल्कुल करीब भी एक मिसाइल आकर गिरी, जिससे एम्बेसी की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। हालांकि सीधा हमला उस पर नहीं हुआ था। दोस्तों, एक बार फिर ये तस्वीरें दिखाती हैं कि रशिया और यूक्रेन की जंग में मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश किस तरह पूरे शहरों को मलबे में बदल रही हैं और हर नया हमला अपने पीछे तबाही का एक नया मंजर छोड़ जाता है। इसी जमीन से जुड़ी दूसरी खबर सुनिए। रूस के ड्रोन हमले की एक नई तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर दिखाती है कि ड्रोन अब कितना खतरनाक हथियार साबित हो रहा है। ये मौत की उड़ती मशीन है, सस्ती मशीन। यूक्रेन का कहना है कि इस बार रूस के ड्रोन ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। 1 अगस्त की शाम 5 – 5:30 बजे सामने आए इस वीडियो में रूस का एक ड्रोन सीधे यूक्रेन के ओडेसा शहर में मौजूद एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकराता दिखाई दे रहा है। ड्रोन के टकराते ही जोरदार धमाका होता है और इमारत का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों और धुएं में घिर जाता है। यूक्रेन ने इल्जाम लगाया है कि रूस ने जानबूझकर सिविलियन इलाके को निशाना बनाया, जबकि इस जगह पर कोई मिलिट्री टारगेट मौजूद नहीं था। ये तस्वीरें खुद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज ही दोपहर शेयर की हैं। दोस्तों, ये वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि आज की जंग में छोटे ड्रोन भी कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं और रिहायशी इमारतें भी अब इस जंग से महफूज नहीं रह गई हैं। यूक्रेन ने भी हमला किया है। रूस को एक ही रात में डबल झटका देने का बड़ा दावा पेश किया है ज़ेलेंस्की की टीम ने, आर्मी ने। यूक्रेन ने पहले समंदर में रूस का एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज डुबो दिया और फिर रूस के तीन बड़ी ऑयल फैसिलिटीज़ पर जोरदार हमले कर दिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन तस्वीरों को जारी करते हुए कहा कि पिछली रात यूक्रेन ने मिडिल स्ट्राइक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक सी में, काला सागर में और अज़ोव सी में रूसी टारगेट्स पर बड़े हमले किए। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस का यानीना नाम का एक कंटेनर शिप जो रूस के झंडे के साथ सफर कर रहा था, जिसकी कैपेसिटी 1 लाख टन से ज्यादा थी, वो हमले के बाद समंदर की गहराइयों में डूब गया। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस की यूनिट्स ने रूस के बशकोर्तोस्तान इलाके में मौजूद 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया।
ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये रिफाइनरीज हर साल लाखों टन कच्चे तेल को प्रोसेस करती हैं और उन पर हमला करना रूस की एनर्जी सप्लाई और वॉर मशीन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर यूक्रेन का ये दावा सही है तो इसका मतलब ये होगा कि जंग अब सिर्फ फ्रंट लाइन तक महदूद नहीं रही, बल्कि दोनों मुल्क अब एक दूसरे की समुद्री सप्लाई और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें 1 अगस्त को जारी की गई हैं। वापस आते हैं मिडिल ईस्ट। कल हमास ने अपने हथियार डालने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद खिसियाए हुए इसराइल ने आज शहर में गजा पर बिल्कुल जंग जैसे जालिमाना और खौफनाक हमले किए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, आग का गुबार देख रहे हैं, आप इंटेंसिटी देख रहे हैं, कितने हैवी बम गिराए गए हैं। 1 अगस्त की शहर सामने आई रिपोर्ट्स और तस्वीरों के मुताबिक इसराइली फाइटर जेट्स ने गजा के बीचों बीच मौजूद अल मगाजी रिफ्यूजी कैंप में एक रिहायशी इमारत पर जोरदार एयर स्ट्राइक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके के बाद पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई, जबकि आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी फैल गई। दोस्तों, ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब सिर्फ एक दिन पहले ही या कुछ घंटे पहले ही फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने अपने हथियार डालने के प्लान पर हामी भरकर जंग खत्म करने का की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। दुनिया भर ने इस कदम की तारीफ की, लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी रखी। इससे ये सवाल और ज़्यादा गहरा हो गया है कि अगर हमास हथियार डालने को तैयार है तो फिर गजा पर ये खौफनाक हमले आखिर क्यों जारी हैं? यानी अमन की बातों के बीच भी गजा में बम बरस रहे हैं और बेगुनाह फ़लस्तीनी अब भी इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसराइल और नेतन्याहू ये जंग चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो 7 अक्टूबर भी चाहते थे कि हो जाए, ताकि वो गजा का नामो निशान मिटा दे। वरना सीज फायर चल रहा है, हथियार डालने को वो रेजिस्टेंस मूवमेंट तैयार है जो तुम्हारा दुश्मन है, फिर ये हमले क्यों हैं? जिस कदम का डोनाल्ड ट्रंप तक, अमरीकी सदर तक इस्तकबाल कर रहे हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन हमास के इस फैसले का इस्तकबाल कर रहे हैं, आखिर उस फैसले के बावजूद ये हमले क्यों हो रहे हैं? बढ़ते आगे, इराक में एक और बड़ा धमाका हुआ है और इस बार आग की लपटों में घिर गई है एक ऑयल रिफाइनरी। 1 अगस्त की शाम ये तस्वीरें ईरान के प्रेस टीवी ने जारी की और लिखा कि इराक के एरबिल शहर में मौजूद शमक ऑयल रिफाइनरी के फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी में अचानक आग भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक आग इतनी तेज थी कि पूरे स्टोरेज एरिया को उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद एहतियातन रिफाइनरी के ऑपरेशंस फौरन रोक दिए गए। फिलहाल आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूं, और ना ही ये बताया गया है कि ये किसी हादसे का नतीजा था या किसी हमले की वजह से हुआ धमाका। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब पूरे मिडिल ईस्ट में जंग और हमलों का सिलसिला जारी है, इराक के अंदर किसी ऑयल फैसिलिटी में इस तरह आग लगना भी कई नए सवाल खड़े कर रहा है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि इराक़ी हुकूमत इस आग की वजह क्या बताती है और क्या इसके पीछे कोई बड़ी कार्रवाई छुपी हुई है। बढ़ते हैं आगे। इसराइल ने अब लेबनान और सीरिया दोनों मोर्चों पर अपनी जंग और ज़्यादा तेज़ कर दी है। क्या कोई बड़ा प्लान है इसराइल और IDF का? 1 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान के कई इलाकों पर ज़ोरदार हमले किए, जबकि सीरिया के कुनेत्रा सूबे में अपनी गैरकानूनी घुसपैठ को भी और आगे बढ़ा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने जनूबी लेबनान के ज़फ्तर अल-शर्किया इलाके पर एयर स्ट्राइक की, जबकि टायर ज़िले के मशा अल-मंसूरी इलाके पर भी गोले बरसाए। उधर लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने इसराइल की लगातार हो रही कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की, यानी उन्होंने एक बार फिर लिप सर्विस की। उन्होंने कहा कि इसराइल बार बार ऐसे इलाकों को निशाना बना रहा है जहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं। जोसेफ ऑन ने कहा कि इसराइल की ये कार्रवाइयाँ अमेरिका की जो मीडिएशन है, उस मीडिएशन में हुए लेबनान इसराइल समझौते को कमज़ोर कर रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब इसराइल की लगातार हो रही खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए फ़ौरन दखल देना चाहिए। ये जोसेफ ऑन डिमांड कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इसराइल जानबूझकर लेबनान के रिहायशी इलाकों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है ताकि इन इलाकों को रहने के काबिल न छोड़ा जाए। यानी गजा के बाद अब लेबनान और सीरिया में भी इसराइल की मिलिट्री कार्रवाइयाँ और ज़्यादा तेज़ होती दिखाई दे रही हैं और पूरे रीजन में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस शो में इतना ही। अगर ये शो पसंद आया हो, खबरें तो अच्छी नहीं होती हैं, कोशिश पसंद आई हो तो आगे वीडियो
खिसका दीजिएगा, पुश कर दीजिएगा कहीं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो, हमारी कोशिश पसंद आती हो, और आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। आप ही का चैनल QR कोड नहीं दिखा रहे, पैसे आपसे नहीं मांग रहे, बस आपका सपोर्ट और साथ मांग रहे हैं। थैंक यू।